मतलब मन में तो पहले से ही ठान रखा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, ये बात है। जी बिल्कुल। अच्छा। ये एक मन में था। आपको मैं बता दूं कि पिछले काफी सालों से हम भी आपस में कई दिन बाद मिले हैं, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी हो तो उसकी तैयारी भी बड़ी मजबूती से करनी पड़ती है। तो आईएएस यूपीएससी नहीं होता है तो जिंदगी में कुछ और बढ़िया करेंगे, जी क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं, मैं ये नहीं मानता कि ये कोई मंजिल है या फिर हम इनके लिए अपना जीवन संभाल। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। यूपीएससी जो सबसे टफ और प्रचलित एग्जाम है देश भर में, उसमें कई झुंझुनू के सितारों का सिलेक्शन हुआ है। उनमें से ही आज हमारे साथ एक शख्सियत हैं जो हमारे पुराने साथी भी हैं, रवि बिस्सू, जो मंडावा के मोजास गांव के रहने वाले हैं। उनसे कुछ चर्चा करेंगे और इनकी जो सफलता की कहानी है बड़ी रोचक है, वो भी जानेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है कि आपने 4 बार एग्जाम दिया है, आपने पीछा नहीं छोड़ा। और अभी मैं आपको बता दूं कि रवि बिस्सू जो हैं, वो यूडीसी के पद पर सीकर में कार्यरत हैं। 2018 में एलडीसी में इनका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद प्रमोशन मिला। तो वो सारी कहानी आज रवि बिस्सू से जानेंगे। और सबसे पहले आप सब की तरफ से मैं रवि बिस्सू को बधाई भी दे देता हूं कि आखिरकार आपका जो सपना था, दोस्तों ये बात भी मैं आपको बताता चलूं कि जब छात्र जीवन में रवि बिस्सू थे तो अक्सर कहा करते थे कि मुझे समाज के लिए कुछ अलग करना है, समाज सेवा करनी है। और उसी दिशा में ये बात भी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए रवि बिस्सू छात्र राजनीति में भी आए थे और छात्र संघ का चुनाव भी झुंझुनू के मोरारका कॉलेज से लड़ा था। हालांकि उस समय सफलता नहीं मिली, लेकिन उस चीज से हटकर और देश की सबसे प्रचलित और टफ जो एग्जाम है उसे क्रैक करके आज हमारे सामने बैठे हैं और हमें मौका मिल रहा है कि हमारे ही पुराने साथी का आज इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई और स्वागत है रंगीलो झुंझुनू। थैंक यू विक्रम। कि ये जो पूरी संघर्ष की कहानी है, ये आप हमारे दर्शकों को तब से बताएं जब आप छात्र जीवन में थे और आज जो खुशी आपको मिली है। विक्रम जी, जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले धन्यवाद आपका। जो शुरू में मैं मोरारका कॉलेज में मैंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था जी। और मेरी वैसे कोई ज़्यादा वैसी रुचि नहीं थी राजनीति में, लेकिन मुझे ये चेक करना था, जैसा कि आपने बताया कि मुझे कम से कम जो उस समय कॉलेज में मुद्दे थे, तो मुझे लग रहा था कि एक बार मैं इन मुद्दों के लिए आवाज़ उठा के देखूं। फिर मुझे पता चला कि अगर छात्र संघ का अध्यक्ष बनते हैं तो वो आवाज़ हम थोड़ा सा और मुखर तरीके से उठा सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैंने वो चुनाव लड़ा था। मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। फिर उसी साल जब मैं चुनाव हार गया, ईश्वर का वो एक कह सकते हैं धन्यवाद कि मैं वहां से हट गया और मैं प्रिपरेशन में लग गया। मैंने आरएएस का एग्जाम दिया था 2018 में। वहां मेरा प्री नहीं हुआ था, लेकिन लकीली मेरा एलडीसी में हो गया था। फिर 2020 से अब मैं 4 साल से राजस्थान के सांख्यिकी में मैं यूडीसी की पोस्ट पर अब काम कर रहा हूँ। मैं बिदासर और सुजानगढ़ में मैंने लगभग मेरी नौकरी करी है। अच्छा। यहाँ सीकर में मुझे लगभग महीना भर हुआ है। अच्छा। सबसे पहले ज्वाइन कहाँ किया था एलडीसी के पद पे? मैंने बिदासर में जरूर। अच्छा। ये चूरू जिले में पड़ता है बिदासर। तो आपने बिदासर और वहीं आसपास में पूरा अपनी नौकरी वो की और यूडीसी पे आप यहाँ प्रमोशन हो गए, सीकर में अभी हैं। अब इसके बाद की बात करें तो आपकी जो ये तैयारी है यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए, आपने जो पूरा मेरे हिसाब से 4 बार आपने एग्जाम दी है, तो उसका कैसे क्या सफर रहा? कब से आपने शुरुआत की? आपको कब ऐसे लगा कि मुझे इस फील्ड में चले जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए? विक्रम जी, ये मेरा 5वां प्रयास है जी। और मेरा जो पहला प्रयास था वो जॉब लगने से पहले था। उस समय तक मैंने एक कह सकते हैं कि बेसिक तैयारी मैंने कर ली थी। मतलब मन में तो पहले से ही ठान रखा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है, ये बात है? जी बिल्कुल। अच्छा। ये एक मन में था कि कहीं न कहीं इस रास्ते से मुझे समाज सेवा के लिए आगे जाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए आरएएस दी थी, लेकिन उस समय नौकरी लगना जरूरी था जी। खास करके घर वालों की जो डिमांड थी कि भी एक सरकारी नौकरी लग कर दिखा दो, तो उस समय मैंने एलडीसी ज्वाइन करी थी जी। लेकिन मन में ये था कि जल्दी से हमें इससे बाहर निकलना, मेरी मंजिल ये नहीं है। हाँ, मंजिल तो कह सकते हैं कि आईएएस भी नहीं है, वो तो एक जरिया है जिसके माध्यम से अब सेवा करने का हमें मौका मिलेगा जी। तो उसके बाद जैसे ये जो पूरे 4-5वीं बार आप बता रहे हैं, सबसे पहले आपने प्री क्लियर कर लिया था, मेंस में नहीं हो पाया, वो कैसे क्या पूरा रहा? मेरा जो पहले 2 प्रयास थे उनमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था जी। फिर आगे के तीसरे प्रयास में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया। अच्छा। उससे अगले में प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गए थे, लेकिन फाइनल लिस्ट इंटरव्यू की बात जो आती है उसमें मेरा नहीं हुआ था जी। थोड़ा समय रह गया था।
और इस बार भगवान की कृपा से फाइनल सिलेक्शन आपका हो ही गया। तो जैसे बात करें जो असफलता बीच में मिली, उनसे क्या चीजें सीखने के लिए मिली, ताकि जो और भी लोग हैं, भाई 5वीं बार में आपको सफलता मिली है और बहुत से हमारे जुनून ऐसे होनहार युवा हैं जो इस दिशा में ही जा रहे हैं लेकिन हिम्मत हार जाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या चीजें सीखी कि कब निराशा हुई, कैसे ये सफलता मिली? निश्चित रूप से जब हम असफल होते हैं किसी भी चीज में तो निराशा तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए आती है। वो हमारा एक मानवीय स्वभाव है, हम उससे भाग भी नहीं सकते। हमें उसका सामना करते हुए और फिर हमें ये देखना चाहिए कि किन कमियों की वजह से हमें ये निराशा, ये जो हार है हमें मिली है, असफलता हमें मिली है, और किन किन जगहों पर हमें सुधार की जरूरत है ताकि हम वो सुधार करते हुए आगे बढ़ सकें। तो पहले के जो 2 प्रयास थे वहाँ एक अनुभव की कमी थी। दूसरा कह सकते हैं कि जो एक यहाँ के जो हमारे रूरल बैकग्राउंड में इतने संसाधन नहीं होते, तो हम 2 बार जब मैंने एग्जाम दी तो ये समझ में आया कि क्या क्या हम एग्जाम की जरूरतें हैं। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें समय के साथ जुड़ती गई और ये इसमें। अच्छा, अब एक बात भाई, मैं तो भली भांति जानता हूँ कि इस पूरी तैयारी में कितनी मेहनत रवि ने की है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये जरूर आप अपने खुद से बताएं कि आपकी नौकरी भी थी, आप काम भी करते थे, उसके साथ कैसे ये तैयारियां चलती रही? नौकरी के साथ में तैयारी करना बड़ा मुश्किल होता है जी। एक तो सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है जी। उन छुट्टियों में मैं लाइब्रेरी जाता था, मेरा वहां पर फिक्स था जी। इसके अलावा छुट्टी होने के बाद मैं लाइब्रेरी जाता था, मेरा फिक्स था। इसके अलावा जैसे बाकी समय जहां जहां मुझे अवसर मिलता था, तो जैसे यूट्यूब हो गया और हो गया, तो वहां पर करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो इस तरह से मैं तैयारी कंटिन्यू करता रहता हूँ। जहां तक बात है कि इसका डिपार्टमेंट के लेवल पर, तो मैंने बहुत सारी छुट्टियां ली है। कह सकते हैं कि लगभग मेरा जो 4-5 साल का ये अनुभव है, इसमें काफी सारी छुट्टियां जुड़ गई, काफी सारे कह सकते हैं कि नोटिस भी मिले और भी मिलेगी। धीरे धीरे वो चीजें कहीं ना कहीं। लेकिन ये क्या आत्मविश्वास था कि सारे आरोप हैं, लांछन है, लग जाने दो, लेकिन मेरे को करके दिखाना है, ऐसा था आत्मविश्वास कि अपन कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल ये मन में ये था कि निश्चित रूप से इसमें सफलता पाई जा सकती है। और मैं इस चीज को वैसे देखता भी नहीं। मान लो कि IAS UPSC नहीं होता है तो जिंदगी में कुछ और बढ़िया करेंगे, क्योंकि ये जो परीक्षाएं होती हैं, मैं ये नहीं मानता कि ये कोई मंजिल है या फिर हम इनके लिए अपना जीवन खपा सकते हैं। हम एक इसको अगर टारगेट मानकर एक बार के लिए चल रहे हैं तो अपना पूरा का पूरा जो पूरी एनर्जी है वो इसमें झोंक देनी चाहिए, और हमें पता चले कि एनर्जी झोंक देने के बाद भी ये चीज हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो रही है, हमें वो चीज नहीं मिल पा रही, तो हम कह सकते हैं कि प्लान बी भी रखना चाहिए। बिल्कुल, एक व्यवहारिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको समाज के लिए अच्छा ही करना है तो रास्ते और भी हो सकते हैं, लेकिन अपना पूरा दम उसमें लगाएं तो बिल्कुल। जैसे अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय तो कम से कम ये होना चाहिए कि अगर हम लेकर ही बैठ गए हैं तो फिर पूरी एनर्जी उसमें लगनी चाहिए। अगर खाते पीते घूमते फिरते हमें वो परीक्षा ध्यान में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशन की स्थिति में होनी चाहिए कि भाई हम सफल हो रहे हैं और सफल होने के बाद में हमारे जो उद्देश्य हैं हम उनको फुलफिल कर पा रहे हैं। बिल्कुल। एक सवाल और जरूर मैं ये करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा हमारे समाज में है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले काफी सालों से हम भी आपस में कई दिन बाद मिले हैं, क्योंकि जब लड़ाई बड़ी हो तो उसकी तैयारी भी बड़ी मजबूती से करनी पड़ती है। तो आपने बिल्कुल सोशल मीडिया और वो सारी चीजें एकदम से छोड़ दी थी, क्या वास्तव में इन चीजों का फर्क पड़ता है? हाँ, व्हाट्सएप चालू था मेरा, वो भी ऑफिस की वजह से मैंने दूसरे नंबर पर चालू रखा था। इसके अलावा फेसबुक वगैरह जो मैं कॉलेज के समय थोड़ा सा एक्टिव था, वो मैंने एकदम से डिलीट ही कर दी थी। प्रभाव जरूर पड़ता है कि पूरा इसमें ये प्रभाव पड़ता है कि एक एनर्जी है और वो एक जगह लगनी है। अगर एनर्जी कहीं बढ़ती है तो निश्चित रूप से फिर बाद में उसका प्रभाव। आपने तैयारी की खूब, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन एक मिथक भी लोगों के मन में है जो इसमें प्रतिभागी बनते हैं कि इंटरव्यू का जब मौका आता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और आपने भी शायद एक बार पहले भी आपने इंटरव्यू शायद क्लियर किया है और इस बार तो हुआ ही है, उसका क्या अनुभव आपका रहा, थोड़ा सा बताएं, और किस तरीके से बोर्ड है? मैंने IAS के 2 इंटरव्यू दिए, ये वाला जो था इसमें अब मुझे सफलता मिला। बोर्ड ये होता है कि आपने 12th फेल ये बिल्कुल वो देखी होगी, उसमें जो इंटरव्यू का सीन है वो काफी उससे मिलता जुलता होता है। वहाँ राउंड टेबल होती है और एक बोर्ड का चेयरमैन होता है, जो आगे UPSC का जो सदस्य होता है वो बोर्ड का चेयरमैन बनता है। तो मेरा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें सुमन शर्मा मैडम थी, उनका बोर्ड था, और इस बार संजय वर्मा सर थे, उनका बोर्ड था। तो एक सामान्य व्यवहारिक
तौर पर जो एक घरों में जो एक वातावरण होता है उसी तरह का वातावरण होता है, बहुत ही कंफर्टेबल वो फील करवाते हैं जी। एक अच्छा माहौल होता है, जब हम अंदर घुसते हैं तो अच्छे से स्वागत करते हैं, ढंग से बैठकर बात करते हैं और पूरा खुलकर बात करने का मौका देते हैं, कहीं भी वो असहज नहीं करते। और फिर वो ये जांच करते हैं कि भाई आपके व्यक्तित्व में वो चीजें हैं या नहीं है जो चीजें उन्हें चाहिए। तो इस तरह से वो एक माहौल होता है। अच्छा, एक बात कई बार सोशल मीडिया के जरिए ही पता चलता है और ये चीजें भी खूब वायरल होती हैं। ये इंटरव्यू में यूपीएससी के जो इंटरव्यू है उसमें कई अटपटे से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे भी ऐसा कोई सवाल हुआ दोनों इंटरव्यू में कभी? अटपटा कोई सवाल मुझसे तो नहीं पूछा गया, मतलब जो रोचक सा हो, जैसे लोगों को सुन के ऐसे लगता है कि ये कोई पूछने वाली बात थी, ऐसा जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। नहीं, मेरे साथ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि कोई अटपटा पूछा हो। रोचक सवाल जरूर थे, जैसे कि इस बार एक रैपिड फायर राउंड उन्होंने मेरे साथ में किया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपको दो चीजें बोलेंगे, उसमें से एक ही चूज करनी है। तो उन्होंने मुझे IR पर वो गए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, और उन्होंने दो सिचुएशन मेरे सामने रखी थी। जैसे कि उन्होंने रखा था कि अगर आप डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ जाओगे या फिर हार्ड पावर के साथ जाओगे, सॉफ्ट पावर के साथ जाओगे, तो ये इन दोनों में से एक चीज चूज करनी थी। तो जैसे ब्रिक्स और क्वाड में से क्या चूज करोगे? तो मैंने आंसर किया था ब्रिक्स चूज करेंगे। फिर उन्होंने पूछा था कि हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में से क्या चूज करोगे? मैंने सॉफ्ट पावर आंसर किया था। उन्होंने पूछा था कि रशिया और आपके अमेरिका में से आपको मित्रता के संबंध में कौन ज्यादा ठीक लगता है कि भारत के लिए कौन ज्यादा सही रह सकता है? तो मेरा आंसर मैंने देने का प्रयास किया था कि एक मैं बीच का रास्ता लाऊं कि दोनों में से किसी एक को तो क्या बताएं, लेकिन उन्होंने कहा एक ही चूज करना, तो फिर मैंने रशिया बताया। इसी तरह से एक उनका क्वेश्चन था कि बिम्स्टेक जो हमारा संगठन है और सार्क जो संगठन है उसमें से आप क्या चूज करोगे? तो मैंने वहां पर थोड़ा सा अच्छा माहौल हो गया था। मैंने कहा था कि सार्क माइनस पाकिस्तान, क्योंकि सार्क संगठन जो है उसमें पाकिस्तान की वजह से दिक्कत आ रही है। तो मैंने वो कहा तो वो हंसने भी लगे थे और उन्होंने हंसी मजाक का एक माहौल हो गया था। तो वो बोले नहीं ये नहीं कर सकते, आपको एक चूज करना है। तो मैंने बिम्स्टेक चूज किया, लेकिन वो माहौल इतना अच्छा हो गया कि फिर जो बातें बढ़ी ना आगे वो बहुत अच्छी बढ़ी, और जो वाइब्स थी, जो एक माहौल था, तो मुझे ये लग रहा था कि अभी रोकना भी चाहूंगा क्योंकि ये जो आपका जवाब था वो बड़ा ही रोचक इसलिए भी है क्योंकि अभी जो घटनाएं हो रही हैं, हालांकि दुख की बात है, लेकिन भारत ने कड़े फैसले पाकिस्तान पर अभी लिए हैं जो, और आगे भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। तो वो जज्बा भी आप देख पा रहे होंगे, एक भावना होती है। तो इस तरीके के अनुभव आपके। अब एक सवाल और बनता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि मंजिल के लिए आपने कड़ी मेहनत की और आपका जवाब यह आया था कि IAS मेरी मंजिल नहीं थी। तो अब एक सवाल हो रहा है कि क्या रैंक में सुधार के लिए फिर इस एग्जाम में जाना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से रैंक में सुधार करें। और क्या फिर मंजिल किस चीज को मान रहे हैं कि कहाँ मुझे जाके रुकना है? मुझे ये लगता है कि मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो मंजिल नहीं हो सकती जी। जैसे कि हमें एक तरह से समाज सेवा करनी है, वो एक मंजिल हो सकती है जी। हमें जो लोग सच में प्रशासन तक नहीं पहुंच रहे हैं उन्हें प्रशासन तक पहुंचे वो, और वो कम से कम प्रशासन तक पहुंचे तो अच्छे से वो संवाद कर सके। समस्या ये है कि लोग जब सरकारी ऑफिसों में जाते हैं, ऐसा देखा जाता है, हालांकि सरकारी ऑफिसों में आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि लोगों की कम से कम ऐसी भावनाएं हैं। हाँ, आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, हालांकि ऐसा मेरा अनुभव है 4 साल का, तो ऐसा मैंने कम देखा है कि इस तरह की चीजें होती है। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि मेरा प्रयास रहेगा कि कभी जहां जिस विभाग में जहां काम करने का अवसर मिले, कम से कम लोगों से संवाद ऐसा हो कि वो अपनी समस्या को अच्छे से रख सकें और प्रोएक्टिव ढंग से उन समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ सकें। तो मंजिल जो है वो इसी तरह की चीजें हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि समाज सेवा मंजिल है, लोगों के चेहरे पर स्माइल आए हमारी वजह से वो मंजिल है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो वो मंजिल है, और ये सब चीजें खास करके परिवार जो हो वो हमारी ओर से एक उनको सुकून महसूस हो, ये सारी चीजें। बिल्कुल दोस्तों, रवि बिसु जो हैं, इनके एक भाई और हैं जो राजस्थान पुलिस में है शायद, और इनके माता पिता हैं घर में, संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए और ये मुकाम हासिल इन्होंने किया है। और जैसा इन्होंने बताया कि LDC के पद पे ज्वाइन करने का ये था कि सरकारी नौकरी लग के दिखाना है, ये चैलेंज घर वालों का था, वो पूरा किया और उसके बाद फिर तैयारी में लग गए। हम झुंझुनू जिले सहित पूरे प्रदेश भर के लिए गौरव की बात है कि एक हमारे ही बीच में जो एक लड़का साधारण सा दिखने वाला था, बड़ी सफलता हासिल की है और अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा कि कहां तक जाएंगे। उम्मीद है समाज के लिए अच्छा करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।